हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स अपने इसी चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर शुरू किया है, जिसकी आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, और अगर आप मुझे वैसे मैं आपसे यह आशा कर सकती हूँ कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जैसा कि मेरी जो क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में अभी तक मैंने आपको कंपनी का शासन मैंने आपको पढ़ा दिया है, और हमने ताज का शासन शुरू कर दिया था, रूल ऑफ क्राउन हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, उसकी भी अब तक हमने एक्ट्स पढ़ लिए हैं, 3-4 अधिनियम हमने पढ़ लिए हैं। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। हम अपने इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये एक्ट क्यों आया है ना, अधिनियम क्यों आया, इसकी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगी। इसका बैकग्राउंड क्या रहा, क्यों आया ये अधिनियम। तो आप सभी को याद होगा 1885 में 1855 में, है ना, 1855 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है ना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है, एहू हयूम द्वारा जो ये स्थापना की जाती है। बेसिकली कांग्रेस की स्थापना का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इस कांग्रेस के ये किस लिए स्थापित की जाती है। कांग्रेस इसलिए बनाई जाती है 1885 में कि ये एक ना मंच प्रोवाइड करती है भारतीयों को, कि जिससे हम क्या करें, मतलब भाई हमारे जो कांग्रेस हमने बनाई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, भारत को आज़ादी दिलाना। ठीक है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक एकजुटता कैसे लाई जाए, उसके लिए कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कांग्रेस थी भारतीय जनता के बिहाफ पे जो डिमांड्स थी, है ना, जितनी भी मांगे की जाती थी, भारतीय जनता का हित किन चीज़ों में है, क्या अधिकार हमें चाहिए, उन सब की मांग कौन करती थी, कांग्रेस करती थी। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस में अब यहाँ पे क्या हो रहा था इस टाइम पे, अब जो एकजुटता है वो एक नेशनल लेवल पे अब एक संगठन बन गया है। तो नेशनल लेवल पे अब ब्रिटिशर्स का जो विरोध हो रहा था, अब यहाँ पे कांग्रेस ने डिमांड शुरू कर दी थी कि जी हमें तो राजनीतिक अधिकार चाहिए और सरकार के कार्यों में हमारी भागीदारी, भारतीयों की भागीदारी निश्चित की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये डिमांड चली कांग्रेस की तरफ से, इसके साथ साथ ही यहाँ पे चल रहा था अब हम 18, ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारे कांग्रेस जब ये मांग कर रही थी तो कांग्रेस की यहाँ पे भारतीय जनता की, ठीक है, कांग्रेस ने जहाँ पे कांग्रेस के जो शिक्षित वर्ग था ना, नेता थे, सब पढ़े लिखे लोग यहीं पे एकजुट हो गए थे और एक नेशनल लेवल पे फिर यहाँ पे मूवमेंट चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पे कांग्रेस ने मांग की थी कि भाई हमारा क्या होना चाहिए, राजनीतिक अधिकारों की मांग इन्होंने की, राजनीतिक अधिकारों की मांग की, राजनीतिक अधिकारों और सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए, सरकार के कार्यों में भारतीयों की भागीदारी हो, इंडियंस की पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, सरकार के कार्यों में भारतीयों की भागीदारी की मांग उठ रही थी, भागीदारी की मांग निरंतर बनी हुई थी। अब ये जो मांगे थी, इन्हीं मांगों को शांत करने के लिए, इन्हीं मांगों के जवाब में हमारा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम को पास किया जाता है भारतीय। तो यहाँ पे अब हमें ये बात याद रखनी है कि इस कड़ी में इस टाइम पे यहाँ पे जो वो थे भारत सचिव, है ना, या राज्य सचिव, भारत सचिव या फिर राज्य सचिव जो थे, इनका नाम था क्रॉस। ठीक है, लॉर्ड क्रॉस, इनका नाम था क्रॉस। ठीक है, यहीं पे जो वायसराय थे, वायसराय का नाम था डफरिन।
ठीक है, डफरिन योजना पर ही आधारित था ये जो हमारा अधिनियम था। अब इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले इसके माध्यम से किया जाता है कि जो विधान परिषद थी, विधान परिषदों में केंद्र दोनों स्तरों पर है ना, केंद्र और प्रांतीय स्तर, प्रांतों, केंद्र और प्रांतों, ठीक है, विधान परिषदों में केंद्र और प्रांतों दोनों में क्या किया जाता है, विधान परिषदों में सदस्यों, गैर सरकारी सदस्य हम यहाँ पे याद रखेंगे, गैर सरकारी थे ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है, संख्या में वृद्धि की जाती है। और ये जो वृद्धि की जाती है, अब ये कितनी की जाती है, ये वृद्धि यहां पे की जाती है, अब इनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर कर दी जाती है 10 से 16। कहने का मतलब है अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर कितने टाइम के लिए चुने जाते थे, हमने पढ़ा था कितने टाइम के लिए, दो वर्ष के लिए उनको चुना जाता था, ठीक है। वायसराय था, क्या था भाई, इससे पहले थोड़ा सा अगर मैं जाऊं तो जी एक वायसराय थे, वायसराय की परिषद थी, इसमें 5 मेंबर्स थे। इन 5 मेंबर्स को क्या कहा जाता था, ये जो 5 मेंबर थे ये कौन थे, इनको कहा जाता था ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। और ये जो वायसराय है इसको ये शक्ति दी गई थी 1858 के एक्ट के द्वारा, इस वायसराय को ये शक्ति दी गई थी कि यह अगर चाहे तो इसको ये अधिकार था कि ये अपनी, अगर ये इसको लगता है, वायसराय को लगता है तो ये गैर सरकारी सदस्यों को ऐड कर सकता है अपनी इस परिषद में। और इस परिषद की संख्या कितनी थी, 6 से 12 की गई थी, ठीक है, 6 से 12 की गई थी। अब इन्हीं परिषदों की संख्या को, ये जो 6 से 12 थे, और इन मेंबर को क्या कहा जाता था, इन मेंबर को कहा जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य इन लोगों को कहा जाता था। अब ये जो गैर सरकारी सदस्य थे 6 से 12, अब इन्हीं की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 से 16 कर दिया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये अपनी महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम ये याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे ये शक्ति दी जाती है यहाँ से। अब इस एक्ट के माध्यम से पहली बार न्यू एक अलग चेंज क्या होता है कि यहाँ से शुरुआत होती है, पहली बार यहाँ पे शुरुआत होती है, प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हमें यहाँ से देखने को मिलती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत इस अधिनियम के माध्यम से होती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहाँ से होती है। कैसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, कि ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं, अब इनकी जो नियुक्ति है, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हम कैसे कर रहे थे, अब इनके माध्यम से अप्रत्यक्ष ये कहा गया कि इनकी जो नियुक्ति है, जो क्या थे, जैसे भाई नगर पालिका हो गए, जिला बोर्ड हो गए, है ना, और जमींदार वगैरह हो गए, तो ये जो संस्थाएं थी, इनसे रिलेटेड जो संस्थाएं थी, वे लोग इन गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करते थे, नॉमिनेट करते थे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वोट नहीं हो रहा था। देखिए, प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष रूप से जैसे भाई आज के टाइम में हम देखते हैं कि भारतीय जनता क्या है, जनता वोट देती है, जनता वोट देती है डायरेक्टली, जिसको उसे अपना नेता बनाना है, जिस प्रतिनिधि को वो चाहते हैं उसे वो वोट देते हैं, और एक प्रतिनिधि चुना जाता है ना, डायरेक्ट जनता वोट देती है, पार्टिसिपेट करती है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जैसे अब हम पीएम हो गया, तो हम कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो रहा है पीएम का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। तो कुछ ही लोगों को, है ना, जैसे संस्थाएं वगैरह हो गई, उन्हें वोट करने का अधिकार दिया जाता था। तो प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है, लेकिन इस अधिनियम में कहीं पर भी इस निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत जो हमें देखने को मिलती है वो हमें अपने 1892 के अधिनियम से हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर इसकी जो थर्ड विशेषता है, इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट विशेषता ये है इस अधिनियम की, कि इस अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेगमेंट, पहली बार
नेक्स्ट विशेषता पे हम बात करेंगे। और 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी जाती है। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, दिया जाता है। राइट टू डिबेट, राइट टू डिबेट एंड टू आस्क क्वेश्चंस, and ask questions, ask question पहली बार यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन ये जो अधिकार दिया जाता है ना, सीमित अधिकार यहाँ पे दिए जाते हैं, संपूर्ण अधिकार नहीं दिए जा रहे, सीमित अधिकार दिए जाते हैं, सीमित अधिकार, सीमित अधिकार दिए जाते हैं। कि जैसे क्या दे दी, इनको बोल दिया कि भाई बहस कर सकते हैं, जैसे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, अनुपूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, एक के बाद एक प्रश्न पूछना। ठीक है, 6 दिन पहले वो देना पड़ता है, जो भी आपको प्रश्न, जो भी क्वेश्चनरी है बना के आपको, जो क्वेश्चन आपको पूछे वो 6 दिन पहले दो। लेकिन वहीं पे ही वो जो परिषद होती थी, ये जो एग्जीक्यूटिव है, वो आंसर करने के लिए बाउंड नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला कि सीमित अधिकार दिए इन्होंने, क्या दिया, लिमिटेड राइट दिए, लिमिटेड राइट दिए यहाँ पे। ठीक है, लिमिटेड राइट दिए। ओके, तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, हमने क्या देखा अब तक, 1892 के एक्ट को, अधिनियम को अगर मैं समराइज करूं, यही 4-5 फैक्ट बनते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हमारे इस अधिनियम से बनते हैं। तो इस अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार क्या हुआ कि जो भाई क्या थी हमारी जो इंडियन काउंसिल थी, जो वायसराय की जो परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब ये जो सदस्य संख्या थी ये 10 से 16 कर दी गई। ठीक है, 10 से 16 में से क्या होता था, जो आधे सदस्य से 10 से 16 सदस्यों में से ये तो प्रोविजन था कि ये जो आधे सदस्य हैं ये क्या होते थे, ये भारतीय होते थे, है ना। आधे सदस्य कौन थे ये, अब ये जो आधे सदस्य हैं ये क्या होंगे, ये भारतीय होंगे। तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व दे दिया गया। ठीक है, आधे सदस्य क्या होंगे, वो भारतीय होंगे। फिर यहाँ से पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली की जो हम शुरुआत देखते हैं वो हम 1892 के एक्ट से ही हम ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, जो हमारे विधान परिषद थे ये हमने देख लिया है। इसके बाद हमने क्या देखा, बजट पर बहस करने का जो अधिकार था वो पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे भारत परिषद अधिनियम। अब हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909। ठीक है, अब इस अधिनियम की अगर मैं बात करूं, इसका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें थोड़ा सा, इस बैकग्राउंड, तो इसका जब हम पृष्ठभूमि देखते हैं, इसके बैकग्राउंड में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि में जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, 1909 का हमारा ये अधिनियम था। इससे पहले हमारे देश में 2 बड़ी घटनाएं हो गई थी। ठीक है, घटनाएं क्या हुई कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था कि जी 1905 में हो जाता है बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब ये जो मुस्लिम लीग है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली
पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग कंटिन्यूअसली ये जो मुस्लिम लीग है ये कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इससे पहले यहाँ पे एक चीज और हो जाती है, बंगाल विभाजन हो जाता है, जो नरम दल और गरम दल हैं उनमें बंटवारा हो जाता है, ठीक है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड चल रहा है, है ना, कि क्या क्या घटनाएं हो रही है, क्योंकि ये जितने भी अधिनियम आ रहे थे ना, ये बेसिकली ना ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे थे, एक ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था भाई, राष्ट्रीय आंदोलन चरम पे था, है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन चरम पे था, तो अब भारतीयों को कैसे शांत किया जाए, तो ये धीरे धीरे टाइम पे क्या करते थे, ऐसे ऐसे अधिनियम पारित कर देते थे जिनमें भारतीयों को थोड़े बहुत अधिकार दे देते थे कि बस अब इनको शांत करा दिया जाए, ये शांत बैठ जाए। इसलिए टाइम पे ये एक्ट लाते रहते थे। अब ये अधिनियम हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन अधिनियम से ही हम क्या देखते हैं हम ना, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, भारत का संवैधानिक विकास। तो हम ये ट्रेस कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को कि जो हमारा जो भारतीय संविधान बना है उसमें हम ये जो अधिनियम है हम इनकी क्या कहाँ देखते हैं कि हम कहाँ से हमारा क्या इनका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है हमारे भारतीय संविधान में, क्या जो इनमें कुछ बातें बताई गई थी, जो इनमें बातें थी, जो इनमें ऑर्गन्स थे, क्या वो हमारे भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे संविधान का क्या प्रभाव, मतलब हमारे संविधान पर क्या प्रभाव है इन अधिनियमों का, ठीक है, जो टाइम पे आ रहे थे। जैसे कि अभी 1892 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि जी बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन सीमित प्रश्न पूछे जाते थे, जैसा कि आज भी है। भाई बजट पास होने से पहले क्या होता है, उसके पहले भाई बजट पे बहस की जाती है ना, तो ये अधिकार है। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था भाई, अब यहाँ पे एक तो ये था बंगाल विभाजन हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हिंदू मुस्लिम जो ये अंग्रेजों ने ये फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो उनकी धीरे धीरे सफल हो रही थी। अब ये क्या कर रहे थे, बंटवारा करके इन लोगों में कि भैया भारत के लोगों को ही लोग लड़वा रहे थे ना आपस में ही, भारत के लोग ही आपस में लड़ रहे थे। अगर एकजुट हो जाते तो आज़ादी तो बहुत पहले ही मिल जाती। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों से ही लड़वाना शुरू किया। तो अब इसी खाई को, है ना, कि ये जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के जो बीच की जो खाई है उसको और बड़ा किया जाए, है ना। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जैसे इस एक्ट के माध्यम से जो सबसे पहला जो चेंज हमें देखने को मिलता है, आगे अब हम देखेंगे क्या चेंज होता है इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट की प्रथम विशेषता की हम बात करेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, प्रथम विशेषता में यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो विधान परिषद है, ठीक है, जो केंद्र परिषद हमने बनाई, जो इन्होंने वायसराय की जो केंद्र परिषद थी, उसमें क्या करते हैं, जो सदस्यों की संख्या है उसको फिर से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जो परिषद बनाई थी, जो विधान परिषद थी, इस एक्ट के माध्यम से विधान परिषद में केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर, ठीक है, विधान परिषद में केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। केंद्रीय स्तर पर सदस्यों की संख्या को दोबारा से बढ़ाया जाता है, सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, केंद्रीय विधान परिषद में जो केंद्रीय परिषद थी इसमें जो सदस्यों की संख्या थी इनको कर दिया 60, ठीक है, इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया 60। और प्रांतीय स्तर पर बोला कि यहाँ पे इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया था कि अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 60 कर दिया था, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। इसके साथ में ही यहाँ पे इन्होंने प्रांतीय विधान परिषदों में बोला कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ये अपने हिसाब से चाहें ये कर सकते हैं, इनको कोई बाउंड्रीज इन पे नहीं लगाई थी, ठीक है। 1909 के अधिनियम पे ही हमारी महत्वपूर्ण जो हमारा एक बात और आ जाता है, 1909 के अधिनियम को ही हम क्या कहते हैं, 1909 के अधिनियम को इसको क्या कहा जाता है, किसको ही कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से ये अधिनियम आया था। ये फैक्ट रह गया था ना, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से ये फैक्ट आया था। यहाँ पे क्या था, ये जो मॉर्ले थे ना, ये मॉर्ले जो थे ये राज्य सचिव थे यहाँ पे, इसीलिए इनको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो राज्य सचिव थे। और ये जो मॉर्ले जो थे ये राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे यहाँ पे ये वायसराय थे, ठीक है। इसीलिए इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
ओके चलो नेक्स्ट पे जब हम बात करेंगे तो भाई इस दूसरा काम क्या किया इसने कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को 60 कर दिया गया और प्रांतीय स्तर पर कोई इन्होंने चेंजेस नहीं किए कि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हम विशेषता की बात करेंगे, थर्ड विशेषता इस एक्ट की ये रही कि यहां से ही इस एक्ट के माध्यम से शुरुआत होती है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। लेकिन अब भी यहाँ पर जो वोट देने का अधिकार है अब भी सीमित अधिकारी ने दिए गए थे, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हमारे 1909 के अधिनियम से इन्होंने करी, लेकिन अब भी क्या दिए, सीमित अधिकार दिए कि वोट कौन देंगे, लेकिन सीमित अधिकार दिए गए, सीमित अधिकार दिए गए, सीमित अधिकार दिए गए। सीमित अधिकार कैसे दिए गए कि जी वोट ना सिर्फ वही व्यक्ति देंगे, वोट देने का अधिकार उन व्यक्तियों को दिया गया जो वोट देने का अधिकार, वोट देने के अधिकार को सीमित, वोट देने का अधिकार केवल उन व्यक्तियों को दिया गया जैसे जो कर देते थे, है ना, जो कर देते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, है ना, संपत्ति थी, जिन लोगों के पास जो कर देते थे, रेवेन्यू थे, जमींदार थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब हम अपने इसकी नेक्स्ट अपनी इसके इस एक्ट की विशेषता पे बात करेंगे। तो इस एक्ट के माध्यम से नेक्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण विशेषता, नेक्स्ट काम क्या किया जाता है, इस एक्ट में ये प्रावधान किया जाता है कि अब दोनों स्तरों पर बजट पर बहस करने की शक्ति कहाँ से दे दी थी, बजट पर बहस करने का जो प्रावधान था वो 1892 के एक्ट में दे दिया गया था, लेकिन क्या सीमित अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से दोनों स्तरों पर, दोनों स्तरों का मतलब क्या हो गया जी, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर, है ना, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब है केंद्र और प्रांत, दोनों स्तरों पर, दोनों स्तरों पर, दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों में विचार विमर्श करने की दायरे को बढ़ाया गया, दायरे को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। जैसे इन्होंने क्या किया कि जी बजट में बहस करने का अधिकार तो दिया, बजट पर बहस कर सकते हैं, जैसे बजट पर बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने, ओके। पूरक प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो कि कहानी दिया गया था 1892 के एक्ट से, सिर्फ क्या दिया गया था कि बहस कर सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने सीमित कर दिया कि आप पूरक प्रश्न वहां पे नहीं पूछ सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे बहस भी करेंगे, ठीक है, और अगर इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विधान परिषद थी उसके कार्यों में विचार विमर्श करने का जो दायरा था उसको बढ़ाया गया कि अब आपको शक्ति है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप किसी भी तरह के अगर आपके क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड तो आप उन पर बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पूरक प्रश्न पूछ लिया, बजट पर बहस करने का, और बजट पर प्रस्ताव पेश करना, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, ओके, बजट पर प्रस्ताव पेश
कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सेगमेंट आता है हमारे इस अधिनियम का, तो इस अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे किया जाता है कि ये जो वायसराय थी ना, प्रथम बार यहाँ पे जो वायसराय थी, वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय को शामिल करने का प्रावधान किया जाता है। शामिल करने का प्रावधान किया जाता है। ठीक है भाई, वायसराय थे हमारे, वायसराय थे, इसकी 5 मेंबर्स थे जो ऑफिशियल मेंबर थे, इसी से तो कार्यकारिणी बनती थी। फिर ये बोला गया कि इस एक्ट के माध्यम से कि भाई 60 तक सदस्य हो सकते हैं वो, लेकिन सब क्या थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। तो इसी कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, और ये जो भारतीय थे, पहली बार जो भारतीय शामिल होने वाले जो भारतीय थे, इन भारतीयों का नाम था एसपी सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा हम इन्हें कहते हैं। और ये जो एसपी सिन्हा थे, ये इन्हें पहले क्या बनाया गया था, इन्हें ही विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, ये जो एसपी सिन्हा थे, इनका पूरा नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इस तरह से ये कौन से, ये प्रथम, यहाँ पे ये इन्हें क्या किस रूप में ये थे, तो ये विधि सदस्य थे। ये यहाँ पे इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, और ये पहले भारतीय थे, और यहाँ से ही भारतीय को, तो ये यहाँ पे क्या थे, ऑफिशियल मेंबर थे यहाँ पे ये। ठीक है, इन्हें एज अ ऑफिशियल मेंबर के रूप में अभी ये यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, ऑफिशियल मेंबर के रूप में ये यहाँ पे शामिल हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्योंकि अब तक क्या था, ये भारतीयों को शामिल कर रहे थे, लेकिन नॉन ऑफिशियल, उन मेंबर्स को क्या बोल रहे थे, नॉन ऑफिशियल बोल रहे थे। तो यहाँ पे पहली बार इनको शामिल किया गया, ऑफिशियल मेंबर के रूप में भारतीय को शामिल किया गया, और ऐसे भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब यहाँ पे ही एक होता है कि जो हमारे नेक्स्ट जो प्रोविजन होता है इसी एक्ट के माध्यम से, अब यहाँ पे ये तो वायसराय की कार्यकारिणी में जोड़ा गया। ठीक है, अब वायसराय की यहाँ पे ही फिर एक होता है भारत सचिव की परिषद में भी 2 भारतीयों को जोड़ा गया, 2 भारतीय शामिल किए गए, 2 भारतीय शामिल किए। और इस कड़ी में जो शामिल होने वाले भारतीय थे, ये थे, फर्स्ट इनका नाम था केसी गुप्ता। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन थे यहाँ पे, ये थे हमारे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब इस एक्ट का, इस अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो क्या किया गया, जिस ऑब्जेक्ट के लिए इसे लाया गया था, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था हमारा कि इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो बार बार जिसकी डिमांड कर रही थी, पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, पृथक निर्वाचक प्रणाली को मान्यता दी गई 1909 के अधिनियम से। ठीक है, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा क्या दिया गया, पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई और इस तरह से भारत में
सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। ठीक है, कहने का मतलब पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई तो क्या हुआ, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। ठीक है, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और यहीं से ही क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। और इसी कड़ी में सांप्रदायिकता के जो जनक माना जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, यहाँ पे ही सांप्रदायिकता का जनक किसे बोलेंगे, सांप्रदायिकता के जो जनक कहे जाते हैं वो कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है, वो है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अब इससे पहले है ना, पृथक निर्वाचक प्रणाली क्या थी, तो पृथक निर्वाचक प्रणाली में क्या था कि यहाँ पे मुस्लिम लीग, मैंने आपको बताया ना कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, जो बार बार क्या कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि हमें तो सेपरेट वो दो, है ना, प्रतिनिधित्व, हमारा अलग प्रतिनिधित्व दो। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, ठीक है, मुस्लिम मतदाता ही जो मुस्लिम मतदाता हैं वो मुस्लिम को ही वोट करेंगे, जो इनका प्रतिनिधि होगा वो भी मुस्लिम ही होगा। ठीक है, मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, मुस्लिम मतदाता करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेपरेट, यहां पे लिख देती हूं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 1909 के अधिनियम से होती है। इसके द्वारा ही मुस्लिमों को अधिकार दिया जाता है, उनको अलग से मुस्लिम प्रतिनिधित्व उन्हें प्रदान किया जाता है। और इस तरह से जो भारत वो हिंदू मुस्लिम की जो खाई है उसको बढ़ाने का जो काम है, इस तरह से जो हिंदू मुस्लिम की जो खाई है उसे बढ़ाने का काम कौन करते हैं, दोबारा से करने में ये सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने देखा, अपनी इस क्लास में हमने बात की, तो आज की क्लास को हम यहीं पे अपनी को समाप्त करते हैं। एक बार हम अपनी क्लास को इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो हमने आज क्या देखा, सबसे पहले मैंने आपको 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ाया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम के जब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार यहाँ पे हुआ था कि जो भारत की जो हमारी इसकी जो वो थी, किसकी, विधान परिषद, वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया था, 10 से 16 कर दिया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ। यहाँ से ना आप ये फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि भाई कौन से जो भी एक्ट आ रहा है, जो भी अधिनियम आ रहा है, उस अधिनियम के टाइम पे कौन वायसराय है, कौन राज्य सचिव है, आप ये भी याद रखें, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ठीक है, जैसे 1892 के टाइम पे जो राज्य सचिव थे वो कौन थे, वो क्रॉस थे। फिर वायसराय कौन थे जी, वो डफरिन थे। ठीक है, डफरिन योजना पर ही आधारित बोला जाता है इसको, कि कौन सा अधिनियम था जो कि डफरिन की योजना पर आधारित था, तो वो कौन सा था, भारत परिषद अधिनियम 1892 था। और यहाँ पे क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से फिर विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। कौन से सदस्य थे, ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं, इनकी संख्या को कर दिया जाता है 10 से 16। और इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है, पहली बार इस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की मतलब यहाँ पे इन्होंने अधिकार दे दिया, जो भी जमींदार थे, है ना, जो जिला बोर्ड थे, परिषद थी, कि वो क्या करेंगी, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करेंगी, है ना, कि इन सदस्यों को यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या था कि जो सदस्यों को क्या किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, सदस्यों को नॉमिनेट, नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, नॉमिनेट यहाँ से किया जाता था।
इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बजट पर बहस करने का, यहाँ पे पहली बार 1892 के अधिनियम के द्वारा ही बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार इस एक्ट के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन सीमित अधिकार यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि जो हमारे वो अनुपूरक प्रश्न हो गए, पूरक प्रश्न हो गए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया जाता, ओनली डिबेट का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा भारत परिषद अधिनियम की हमने बात की। भारत परिषद अधिनियम ये जो हमारा आया था इस टाइम पे, जो इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो मॉर्ले थे वो उस टाइम के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। ठीक है, बैकग्राउंड की हमने बात की थी इस टाइम पे कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो चरम पे था। ठीक है, लोग जो भारतीय प्रतिनिधि थे, जो शिक्षित वर्ग था, सभी लोगों ने क्या किया कि अब इन्होंने अपनी राजनीतिक भागीदारी कि हमारे भी सरकार के कार्यों में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, मुस्लिम अपने प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि हमें अलग से प्रतिनिधित्व दो, हमारे जो नेता होंगे वो हम मुस्लिम ही होंगे, हम मुस्लिमों को ही वोट देंगे। ठीक है, तो इसी के कॉन्सिक्वेंस में इन मांगों को शांत करने के लिए भारत परिषद अधिनियम आता है और इसके माध्यम से जो पहला चेंज होता है वो होता है कि यहाँ पे विधान परिषदों में केंद्रीय स्तर पर जो सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है और जो प्रांतीय स्तर पर है उससे संबंधित कुछ प्रावधान नहीं किए जाते, जैसा वो चल रहा है उसी के अनुसार वो करते रहेंगे अपने हिसाब से वो। ठीक है, यहाँ पे इसको दायरा इसको सीमित कर दिया जाता है कि कितने होंगे केंद्रीय परिषद में, जो सदस्य होंगे वो 60 होंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हमारे 1909 के अधिनियम से होती है और यहाँ पे थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि दोनों स्तरों पर, केंद्र और प्रांतीय स्तरों पर जो विचार विमर्श करने की जो विधान परिषद है उसके कार्यों को बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे उनको सदस्यों को क्या है, बजट पर बहस करने का अधिकार है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, अब वो बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसी के द्वारा पहली बार जो वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, यह प्रावधान किया जाता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में अब भारतीय को भी शामिल किया जाएगा और इस कड़ी में जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे वो थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, और ये जो कौन थे, ये विधि सदस्य थे हमारे यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो भारत सचिव थे, भारत सचिव के जो परिषद थी उसमें भी भारतीयों को दो भारतीयों को शामिल किया जाता है और जो पहले भारतीय थे वो थे केसी गुप्ता और सेकंड थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसका फीचर आता है वो आता है कि यहाँ से क्या होता है भाई, जिसके लिए ये हो रहा था है ना, जिसकी मांग चौम पे थी, जिसके लिए जिस मांग को शांत किया जाना था, तो यहाँ पे जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो मुस्लिम लीग की मांग थी उसको शांत किया जाता है और पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी जाती है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है और इस तरह से भारत में हो जाता है सांप्रदायिकता का जन्म। ठीक है, सांप्रदायिकता का जो जनक है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है भारत में, सांप्रदायिकता का जनक तो वो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि इनका तो ऑब्जेक्ट ही ये था ना, फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी और उसमें कहीं ना कहीं ये सफल हो रहे थे यहाँ पे ही। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अपने दोनों एक्ट को कंप्लीट कर लिया है, 1892 का परिषद अधिनियम और 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार को आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा। अब नेक्स्ट जब हम अपनी क्लास की बात करेंगे, ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 1919 के अधिनियम की बात करेंगे, 1935 अधिनियम की बात करेंगे और अब मेरे ख्याल से हम 1-2 क्लासेस में आने वाली है ना, 1-2 क्लासेस में ये जो हमारा सेगमेंट है भारत का संवैधानिक विकास है, अपने क्लास के सेकंड टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे क्या आशा करती हूँ कि आपने क्लास बड़े अच्छे से देखी होगी, ध्यान से देखी होगी। आप मेरे साथ ही मैं बोर्ड पे इसीलिए लिखती हूँ जिससे कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत साधारण भाषा में ही आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का भी प्रयोग मैं नहीं कर रही हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं, आपके ना बेसिक्स तैयार हो जाएंगे। ये क्लास देखना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर, अगर आप जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल वही देखें। देखिए, फाउंडेशन का मतलब ये है कि ना आपकी ना एक फुल फ्लैश्ड वे में कि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होना। आप पॉलिटी को पढ़ लें एक बार, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब कोई दायरा तो है नहीं कि स्पेसिफिकली, हाँ जी वो सिलेबस की बात होती है कि सिलेबस, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम अपना सिलेबस डिफाइन कर देता है, लेकिन पॉलिटी को एक फुल फ्लैश्ड वे में पढ़ लें, फिर किसी भी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं होगा कि इतना मुझे उसके लिए पढ़ना है उसके लिए पढ़ना, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स,
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, बता नहीं रहे हैं कैसी हैं क्लासेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।